ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन से। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट दिस बैच कि ये बैच क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। सामने वाले पेन ड्राइव स्टूडेंट्स भी सुन सकते हो मुझे अच्छे से कि आपको ये बैच करना है नहीं करना है, किस तरीके से करना है। गाइस हम ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये बैच रहेगा, इसका नाम रहेगा अकाउंटिंग। ये अपना पेपर नंबर 1 है, अकाउंटिंग पेपर नंबर 1, फास्ट ट्रैक बैच। नाउ व्हाई दिस बैच इज अ फास्ट ट्रैक बैच, और ये बैच स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स के लिए, कौन से अटेम्प्ट के लिए, मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूं। ये बैच सारे अटेम्प्ट के लिए, आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, जितने भी कमिंग अटेम्प्ट्स हैं, जितना चाहे वो नवंबर 19 हो, चाहे वो मई 20 हो, चाहे वो नवंबर 20 हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, सबके लिए बैच एप्लीकेबल है। ये बैच कोई भी फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो भी कर सकता है। कोई रिपीटर का मतलब मेरा कि जिसने अभी तक अपना अटेम्प्ट नहीं दिया हुआ है, बट उसका पिछला क्लासेस अच्छे से नहीं हुआ था, उसने सेल्फ स्टडी किया था, उसने कई दूसरी कोचिंग से किया था, पर उसको अच्छे से नहीं हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट कहीं कहीं क्लियर है, कहीं कहीं क्लियर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, उनके लिए भी है। और ड्रॉपर्स या फिर आप यूँ कह सकते हो कि जिन्होंने अपना एक अटेम्प्ट दे चुका है, 2 अटेम्प्ट दे चुका है, जिनको अच्छे से नहीं आया ये बैच सबके लिए है। फास्ट ट्रैक लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब इसको बहुत ही जल्दी करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको प्रॉपर स्पीड में करवाया जाएगा ताकि सब अच्छे से अच्छा कंटेंट कवर हो जाए कम से कम समय में। मैं इसको फास्ट ट्रैक फुल कोर्स कह रहा हूं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बैच में मैं सब कुछ करवाऊंगा। फुल कोर्स मतलब एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस बैच। ओके, नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग अगेन मोर, कि जो आपका सिलेबस है, मैं सिलेबस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से देख के मैं आपको बताते जा रहा हूं, मैंने अपने मोबाइल पे निकाला हुआ है। जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्री एनालिसिस करके बता देता हूं। सबसे पहले अपने सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। आप ये समझो कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 25 से 30 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। 25 to 30 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और आपके जितने सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आपका वेट रखते हैं बाकी का रिमेनिंग बैलेंस पोर्शन मतलब आप यूं से कह सकते हो कि 65 से 70 मार्क्स, 65 से 70 मार्क्स या 70 से 75 मार्क्स का आपका वेटेज रखता है। अब अपन कभी भी ये नहीं बोल सकते कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को ढंग से नहीं आता, या फिर अपन उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, तो हम सिर्फ चैप्टर्स के ऊपर रिलाई करके जाएं, ऐसा अपना हो नहीं सकता है। तो हम दोनों चीजें कवर अप करेंगे। आज की फर्स्ट क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज की फर्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और जो मेरी बुक है ट्रम्प बुक, इससे मैं स्टार्ट करूंगा। और ये ट्रम्प बुक में मैंने क्या क्या कवर अप किया हुआ है, ट्रम्प बुक में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हैं। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होने के साथ साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। इस ट्रम्प जैसे ही एक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म होगा, उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पर मैंने इसमें ज्यादा कंटेंट क्वेश्चंस का नहीं डाला हुआ है। आई एम टेलिंग यू व्हाई। ये बुक आपको क्लास के साथ साथ एग्जाम टाइम में, जब आपका एग्जाम डेज आ रहे होंगे, या फिर जब आपको एक क्विक रिवीजन करना होगा, उस टाइम पे आपको ये काम आएगी, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, मतलब लिखा गया है, और वो आपको इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। मोस्टली बच्चा क्या बोलता है कि सर मुझे एग्जाम टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके कौन कौन से क्वेश्चन करके जाऊं। तो मैंने वो क्वेश्चन डाले जो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में उसको करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं, तो उसके अलावा मैं आपको एक अलग से सेपरेट बुक दूंगा। उस बुक में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे।
आपको आईसीआई के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब जो मैं आपको बुक बना के दूंगा वो आईसीआई के ही मॉड्यूल से, कंटेंट से ही मैं बुक बना के दूंगा। उसमें आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चंस और आईसीआई के मटेरियल्स, और जो मुझे लगता है कि ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन अच्छे हुआ करते थे पर न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने फिलहाल नहीं डाले पर वो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी रहेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? ओके, सो ये जितना भी अपना कंटेंट है ये अपन कितने टाइम में करने वाले हैं? ये अपन 70 से 80 आवर्स में कंप्लीट होने वाला है अपना पूरा का पूरा ये सिलेबस अपना पूरा का पूरा 70 to 80 आवर्स में कंप्लीट होगा। मतलब मैं 70 से 80 घंटे लूंगा पूरा अकाउंटिंग आपको करवाने में। अब वो 70 से 80 घंटे में मैं सब कुछ करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और इतने पॉइंट पे आके आपको छोड़ दूंगा कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप आराम से उस क्वेश्चंस को आराम से निपटा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक अलग से पतली एक कॉपी बनानी है अकाउंटिंग की, ताकि अपन उस कॉपी को ही कंटिन्यू करते जाएं, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो सिलेबस में आपका एप्लीकेबिलिटी है वो, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, आप ट्रम्प बुक निकाल लीजिए, उसका आगे का इंडेक्स निकाल लीजिए। अगर आप अकाउंटिंग की बात करेंगे, इस चैप्टर की सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि भाई बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बता ही दो कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको पढ़ने हैं, बट उससे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा कोई दूसरे स्टैंडर्ड भी होते हैं क्या। आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस इन इंडिया। इंड एएस का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बच्चों को पता होना चाहिए, जब वो फाइनल में आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि ये इंड एएस क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अलावा कोई दूसरे स्टैंडर्ड भी है तो वो क्या होते हैं। और दूसरा टॉप पॉइंट आपको बुक में दिख रहा होगा, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको दिख रहा होगा। सो यही पॉइंट्स कवर करना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चों को पता पड़ना चाहिए कि ये इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और इसके अलावा इंड एएस का, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू क्या है। सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, उसके बाद अपन चलेंगे आगे के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पॉइंट पर। मोस्टली क्या होता है, एग्जाम टाइम में हम ये स्टार्टिंग के 2-3 जो टॉपिक है ना, ये ओवरव्यू, एप्लीकेबिलिटी, ये सब छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इसमें से चांसेस होता है 95% चांसेस होता है कि आएगा नहीं। सिर्फ ये आपकी नॉलेज पर्पज के लिए, जब आप फाइनल में आ पाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले अपन बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, आपने अपनी बुक निकाल ली? ओके, आपने अपनी बुक निकाल ली होगी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा सिंपल सी बात है कि जो आपको आपके सिलेबस में कवर किया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा एक और स्टैंडर्ड्स है जिनको बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, आप ये समझ सकते हो कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही आए हैं, और हमारे देश के बाहर फॉरेन कंट्रीज में कुछ दूसरे स्टैंडर्ड्स चलते हैं। हर कंट्री अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स लगाती है। तो सोचो कितनी कठिनाइयां आती हैं जब बाहर के कोई कंपनीज इंडिया में आती है इन्वेस्टमेंट करने, या जब इंडियन कंपनीज बाहर जाती हैं, तो क्या होता है, हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। तो हुआ क्या, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि यार क्यों ना यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट किया जाए। यूनिफॉर्म मतलब जो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जो वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज उसको अडॉप्ट करें। तो उसका नामकरण किया गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इंडिया को कहा गया कि IFRS आप भी अडॉप्ट करो IFRS। इंडिया ने बोला कि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया। पाकिस्तान बोला ओके कट कॉपी पेस्ट, इंडिया ने बोला नो कट कॉपी पेस्ट हमारा वो नहीं है। इंडियन एनवायरनमेंट थोड़ा सा बाहर की कंट्रीज से एनवायरनमेंट से डिफरेंट है, तो अकाउंटिंग भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। तो इंडिया ने बोला कि हम इन IFRS को कन्वर्ट करेंगे अपने खुद के सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में। हम वैसे के वैसे बनाएंगे, बट जहां जहां हमें लगेगा कि यार चेंजेस करने की जरूरत है वहां हम चेंज कर देंगे। तो इंडिया ने बोला कि हम इन IFRS को कन्वर्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स में। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड का नाम दे दिया इंडियन एएस,
इंड एएस, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बट 10 से 12 डिफरेंसेस हैं सिर्फ। और ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अब मुद्दे की बात है। अगर मान लो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए तो आप लोगों को पुराने वाले एएस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, फिर उसका भी रीजन होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, पहला तो कौन सी कंपनी के लिए, लिस्टेड। और दूसरा वो अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ होनी चाहिए, 250 करोड़ होनी चाहिए, जिनकी नेटवर्थ कम से कम 250 करोड़ होनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। अब आप सोच सकते हो कि जो कंपनीज बच गई, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज जो बच गई जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, उनका क्या। उनके लिए बोला गया कि ठीक है, आप एक काम करो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लगाओ। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपके सिलेबस में है, मतलब पुराने वाले। आप यूं समझ सकते हो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है ना, वो पुराने वाले हैं, और जो ये इंड एएस है ना, वो नए वाले हैं। आपको सिर्फ इंड एएस का एक ओवरव्यू करके एक चैप्टर दिया गया है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि इंड एएस क्या है और वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और वो कब से लेकर एप्लीकेबल होता है। शायद क्या पता कोई 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, सर बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो काम की चीज है भी कि नहीं, मतलब वो आगे चल के काम आएगी कि नहीं आएगी। टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है वो बेसिकली आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा काम नहीं आएगी, बट यस फाइनल के लिए वो आपका बेस क्रिएट करेगा, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो इंड एएस है वो फाइनल में है। इंड एएस जब आप फाइनल में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपका एएस का नॉलेज वैसे ही लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा तो पढ़ा लग रहा है, ये पढ़ा लग रहा है। कुछ अलग है, कुछ कॉमन है। तो इसीलिए आपका पढ़ाई के लिए ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जॉब करने जाओगे तो आपको आपकी कंपनी में इंड एएस ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप बड़ी कंपनीज में जाओगे, ठीक है। सो ये हमारे सिलेबस में डाला गया है। एमसीए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 16 फरवरी 2015, जहां मैं अंडरलाइन करूं या फिर हाईलाइटिंग करूं, वहां पर आपको भी अंडरलाइन और हाईलाइट करना है। अगर आप अपने पास हाईलाइटर नहीं रख के बैठे हो तो अगली क्लास से आप अपने पास हाईलाइटर जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम टाइम में सिर्फ वो हाईलाइट पॉइंट्स ही आपको पढ़ के जाने। तो 16 Feb 2015 को ये नोटिफिकेशन आया एमसीए का कि इंड एएस अब अपने को एप्लीकेबल करना है, ठीक है ना, इंड एएस एप्लीकेबल करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंड एएस एप्लीकेबल करवाया बैंकिंग कंपनीज को छोड़कर, अदर देन बैंकिंग कंपनीज। उन्होंने बैंकिंग कंपनीज को छोड़कर, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसी कंपनीज को छोड़कर उन्होंने बाकी सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल करवाया इंड एएस। बैंकिंग को छोड़कर, इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर और एनबीएफसी कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनी से जो मैंने आपको बोला लिस्टेड और अनलिस्टेड में 250 करोड़ से ऊपर, उन सबके ऊपर एप्लीकेबल करवाया। अब उन्होंने कैसे एप्लीकेबल करवाया उसको भी सुनो। उन्होंने बोला यार इतनी सारी कंपनीज हैं, हम एप्लीकेबल कैसे करें इंड एएस को, कैसे अप्लाई करें। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इंड एएस को एप्लीकेबल करने के लिए उन्होंने बोला कि यार 2 फेज में एप्लीकेबल कर देते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 और फेज 2। फेज 1 का मतलब ये कि बड़ी कंपनीज, और फेज 2 मतलब थोड़ी सी छोटी कंपनीज। फेज 1 में सबसे बड़ी कंपनीज और फेज 2 में थोड़ी सी छोटी कंपनीज। फेज 1 में कौन सी बड़ी कंपनीज आई, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। चाहे यहां पर लिस्टेड कंपनी हो, चाहे यहां पर अनलिस्टेड कंपनी हो, की फर्क पैंदा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कंपनी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहां पर 500 करोड़ या उससे ऊपर होना चाहिए। आइए मैं बताता हूं क्या है फेज वाइज कंप्लायंस ऑफ इंड एएस। फेज वाइज कंप्लायंस ऑफ इंड एएस। फेज वन क्या कहता है, फेज 1 कहता है कि आपको इंड एएस कंप्लाई करने पड़ेंगे 1 अप्रैल 2016 से।
1 अप्रैल 2016। नाउ व्हाट इज दिस 1 अप्रैल 2016? 1 अप्रैल 2016 मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब FY 16-17, FY 16-17 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या बोला गया? ये किसके लिए बनेगा? ये फेस 1 16-17 से कौन लगाएगा? ये लगाएंगी कौन कौन सी कंपनीज? कंपनीज लिस्टेड या तो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो जो अब प्रोसेस लिस्टिंग करने वाली है। ये लिस्टेड क्या होता है? जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना? कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया में? बस यस, ग्रेट। हमारे इंडिया में बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत सारे हैं। पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है ना, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, बट इन सब की वैल्यू कम है, इनके ऊपर भी शेयर लिस्टेड होते हैं। बट यूँ समझ सकते हो कि जैसे हम भोपाल में हैं, तो ये मान लो कि भोपाल में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा होगा? कोई भी नाम बताओ, कौन सा होगा? न्यू मार्केट। तो भोपाल का सबसे बड़ा कौन सा मार्केट है? न्यू मार्केट है। चलो भाई, न्यू मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, तो न्यू मार्केट बन गया आपका BSE NSE। और जो छोटे छोटे मार्केट है, जो आप अपने सोसाइटी के बाहर जाते हो, छोटे छोटे मार्केट है, तो वो क्या बन गए? वो आपके बन गए ये छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ऐसा मान सकते हो कि ये जो BSE NSE है, ये सबसे बड़े मार्केट है। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। एक मार्केट, सबसे ज़्यादा मार्केट कब बनता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स हो। सिंपल सी बात है। तो कोई भी कंपनी जिसने अपने शेयर्स को लिस्ट करवा के रखा है इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर जो अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने की प्रोसेस में है, जिसने एप्लीकेशन डाल दी है कि मुझे अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना है इंडिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो BSE ना हो, NSE हो, NSE ना हो, BSE ना हो, कोई और हो, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, NYSE बोलते हैं, नेस्डेक, ठीक है ना, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज जितने अलग अलग हैं, तो यस, डो जोन्स। सो ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, कहीं पे भी अगर आपने अपने शेयर लिस्ट करवाए हैं और आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ और मोर, 500 करोड़ और मोर आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, या फिर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो जिसकी नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ और मोर, तो मैंने इसको शॉर्ट में क्या बताया? अब यार चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, बस अपने को नेटवर्थ का खेल देखना है। नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी तो यहां पर अप्लाई हो जाएगा। और इन सबकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, ये जानते हो ना होल्डिंग सब्सिडरी, लॉ में पढ़ा होगा कि होल्डिंग और सब्सिडरी कौन होती है। जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूं, मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है और मेरी एक कंपनी है उसका नेटवर्थ 0 है, माइनस में है, उसके ऊपर भी इंडेक्स लग जाएगा क्योंकि मेरे ऊपर इंडेक्स लग रहा है। मैं फेस 1 में आ रहा हूं तो मेरे सारे सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर, सारे अगर मेरा कोई होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर, मेरा कोई एसोसिएट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उसके ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, इसको किस तरीके से कंप्लायंस, इसका कंप्लायंस कैसे होगा? फेस 1 का सामने देखिए एक टेबल बना हुआ है, टेबल में हेडिंग क्या है? कंप्लायंस, करंट फाइनेंशियल ईयर, कंपैरेटिव और ट्रांजिशन डेट। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब करंट ईयर में कब से लगेगा, कंपैरेटिव मतलब जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका कौन सा होगा, और ट्रांजिशन डेट। ये 4 चीजें क्या है बेटा? अगर इंडेक्स पहली बार लगाओगे, जिस साल में लगाओगे, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको अपना कंपैरेटिव मतलब पिछला साल भी आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे को 16-17 से मुझे इंडेक्स लगाना है, तो मुझे उसका प्रीवियस ईयर मतलब 15-16 भी जब मैं प्रेजेंट करूंगा करंट ईयर में, आपको याद है ना करंट ईयर में जो कॉलम होते हैं, करंट और प्रीवियस ईयर वाला कॉलम होता है, तो प्रीवियस ईयर वाला जो कॉलम में 15-16 के जो फिगर्स आएंगे वो भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं आपको, ऐसा है। तो इसका मतलब ये समझो कि आपका एक ईयर है 15-16 और दूसरा ईयर है 16-17। आप टेक्निकली इस ईयर से इंडेक्स लगाओगे, इंडेक्स यहां से लगेगा, बट आपके इस वाले पीरियड को कंपैरेटिव बोला जाएगा और यहां पर भी आपके फिगर सारे कौन से होने चाहिए? इंडेक्स बेसिस पे। और ना सिर्फ यहां के, इंडेक्स कहता है जब तुम पहली बार इंडेक्स लगाओगे तो पिछले साल की फर्स्ट डेट, पिछले साल की फर्स्ट डेट,
प्रीसीडिंग पीरियड का बिगिनिंग। मतलब इस हमारे एग्जाम्पल में, हमारे इस एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2015, क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 से इस डेट को आपको बोलना पड़ेगा ट्रांजिशन डेट। क्या डेट? ये क्या होता है ट्रांजिशन डेट? कुछ सुना है कभी ये डेट क्या होती है ट्रांजिशन डेट? नहीं। ट्रांजिशन डेट का मतलब होता है जब आप नई चीज को एडॉप्ट करते हो, पुरानी चीज को छोड़ के जाते हो। जिस दिन से आप पुरानी चीज को त्याग दिया और नई चीज में घुस गए, जैसे जीएसटी आया था, आपको याद है जीएसटी कब आया था? जुलाई 2017। हाँ, तो 1 जुलाई 2017 वॉज द ट्रांजिशन डेट फॉर जीएसटी। पुराने एक्ट खत्म, तो नई जितनी भी कंपनीज थे उन्होंने क्या किया, हम 1 जुलाई 17 से अप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही इंड एएस की ट्रांजिशन डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2015 हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। इंड एएस ने क्या बोला, जब से तुम इंड एएस लगाओगे उसका पिछला साल का बिगिनिंग विल बी ट्रांजिशन डेट, और तुम एक्चुअली में इंड एएस यहां से लगाना शुरू करोगे। आई बड़ी बात समझ में कि नहीं? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन डेट जरूरी नहीं कि सिर्फ इंड एएस के लिए। ट्रांजिशन डेट एक कॉमन वर्ड है जो वर्ड कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, जैसे जीएसटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसा। तो आइए मेरे सामने देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला है, पहले मैंडेटरी पे आओ, मैंडेटरी कंप्लायंस। कब से इन सारी कंपनीज को कंप्लाई करना है? फाइनेंशियल ईयर 16-17। मतलब उनकी पहली इंड एएस बैलेंस शीट एंडिंग कौन सी होगी? 31 मार्च 17। तो उनका कंपैरेटिव कौन सा होगा? 15-16। और 15-16 कंपैरेटिव होगा तो उनका ट्रांजिशन डेट कौन सा होगा? 1/4/15। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारी मर्जी, तुम या तो 16-17 से करो, 16-17 से तो करना ही करना है क्योंकि तुम फेज 1 में आ रहे हो, पर अगर तुम चाहो तो तुम 1 साल पहले से भी कर सकते हो। वॉलेंट्री कंप्लायंस ऑप्शनल। तुम चाहो तो 16-17 से ना करके 15-16 से तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। कब से अप्लाई कर सकते हो? 15-16 से अप्लाई कर सकते हो तुम चाहो तो। अगर तुम 15-16 से करोगे तो तुम्हारा कंपैरेटिव कौन सा हो जाएगा? 14-15। और तुम्हारी ट्रांजिशन डेट कौन सी हो जाएगी? 1/4/14। और 1/4/14 का ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि वहां पर जितने भी फिगर्स दिख रहे हैं तुम्हारे असेट और लायबिलिटीज के, वो फिगर एएस के अकॉर्डिंग होंगे, उनको कन्वर्ट करो इंड एएस में। ट्रांजिशन डेट का मतलब द डेट ऑन विच यू हैव टू कन्वर्ट योर एएस अमाउंट्स, एएस फिगर्स इनटू इंड एएस। लिख लो ये ट्रांजिशन डेट मीन्स the date on which we have to convert the AS based balance sheet, the AS based balance sheet into IND AS based। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं ट्रांजिशन डेट। ये हो गया आपका फेज 1। अब मैं चाह रहा हूं कि फेज 2 पढ़ के तुम मुझे समझाओ कि ये किसके लिए है और कब से, कौन से ईयर के लिए है, उसको हाईलाइट भी करते जाना। तुम पढ़ो इसको, क्या लिखा है? बताइए कितना समझ में आया आपको? बताओ। एग्जैक्टली, यह है कंप्लायंस कब से होगा?
तो सिंपल सी बात है, पहला वाला फेज 1 कब से था? मैंडेटरी 1 अप्रैल 16, तो ये वाला कौन सा हो गया? 1 अप्रैल 17 मैंडेटरी, ठीक है ना। दूसरा, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आएंगी? सारी कंपनी जो लिस्टेड है और जो प्रोसेस लिस्टिंग, सारी वो कंपनीज जो लिस्टेड है या फिर लिस्टिंग की प्रोसेस में है, जिनकी नेटवर्थ 500 से नीचे है। 500 से नीचे मतलब नहीं, 250 से ऊपर नहीं लिखा है, पढ़ लो। 250 से ऊपर कहीं लिखा ही नहीं है, 250 से ऊपर कहीं लिखा ही नहीं है, वो अनलिस्टेड में लिखा है। इसका मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी, चाहे 1 रुपए की भी नेटवर्थ हो, चाहे नेगेटिव नेटवर्थ हो, नेगेटिव होती है सर, हाँ होती है, नेगेटिव नेटवर्थ हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 100 रुपए की हो, 100 करोड़ की हो, 200 करोड़ की हो, 300 करोड़ की हो, कोई भी नेटवर्थ हो, लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। बस वो फेज 1 में नहीं थी तो वो फेज 2 में आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? फिर क्या लिखा है? अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ बट लेस देन 500, मतलब फेज 1 में मोर देन और इक्वल टू 500 था, यहां पर 500 से नीचे बट 250 या 250 से ऊपर। इसका मतलब कौन सी बच गई? 250 से नीचे बच गई, उनके ऊपर क्या लगेगा? एएस, जो तुम्हारे सिलेबस में है, ऐसा। और होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ द अबव, और इन सबके होल्डिंग सब्सिडरी चाहे इनकी नेटवर्थ क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? सेम वैसा ही मैंडेटरी कंप्लायंस के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? 17-18 इनका फाइनेंशियल ईयर होगा। कंपैरेटिव कौन सा होगा? 16-17। और ट्रांजिशन डेट कौन सी होगी? 1/4/16। वॉलंटरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? सर ये नेटवर्थ कब की चेक की जाएगी? नेटवर्थ कौन से दिन की चेक की जाएगी? नेटवर्थ की बात चल रही है, 500 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़, कौन से दिन की चेक की जाएगी? और नेटवर्थ में क्या क्या आता है? नेटवर्थ चेक की जाएगी सबसे पहले 31 मार्च 2014 की। कौन सा दिन की चेक की जाएगी? 2014 की चेक की जाएगी। सर क्यों 2014 की क्यों चेक की जाएगी? इतना पुरानी क्यों, जबकि पहली बार कंप्लायंस कब हो रहा है? देखना 16-17, तो सर 16-17 के लिए 14 की क्यों? नोटिफिकेशन डेट देखना कौन सी थी? पहले पेज पर एमसीए वाला नोटिफिकेशन डेट क्या था? 16 Feb 2015 नोटिफिकेशन था। सरकार ने दिमाग चलाया, सरकार ने बोला अगर हम नेटवर्थ 31 मार्च 14 की न रख के 31 मार्च 15 की रखेंगे तो मार्च 15 नोटिफिकेशन के बाद आ रहा है, तो लोग तो चेंजेस भी कर लेंगे, जानबूझ के विंडो ड्रेसिंग कर लेंगे कि चलो चलो अपने हाथ में है, कुछ ऊपर नीचे कर लेते ताकि हम इंडिया से अप्लाई ना करें, थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। तो एमसी ने सोचा कि यार क्यों ना वो नेटवर्थ ली जाए जो ऑलरेडी जिनका ऑडिट हो चुका है, जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 31 मार्च 2014 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोटिफिकेशन डेट पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे, तो इसीलिए कौन सी ली गई? 31 मार्च 14। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाने की जरूरत है कि यार कौन सा था ईयर, कौन सा था। आपको अगर नोटिफिकेशन पत्र पता है कि 15 में आया था तो इसका मतलब नेटवर्थ 14 की है। नेटवर्थ 2014 की देखी जाएगी। सपोज आपकी नेटवर्थ 14 पे नहीं थी, 500 करोड़ या उससे ऊपर या 250 करोड़ उससे ऊपर, तो नेटवर्थ 31 मार्च 14 को नहीं थी तो 14 के बाद 15 आएगा तो 15 को भी चेक कर लो, 16 को चेक कर लो। मतलब 31 मार्च 14 और 14 के बाद वाले जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे, जहां पर भी तुम अट्रैक्ट हो जाओगे 250 या 500 पे, तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगा? इंडेस। जैसे 31 मार्च 2014 को तुम्हारी नेटवर्थ 600 करोड़ थी, क्या तुम्हारे ऊपर इंडेस लगेगा? कौन सा? फेज 1 की फेज 2? फेज 1। 31 मार्च 2014 को तुम्हारी नेटवर्थ 200 करोड़ थी, क्या तुम्हारे ऊपर इंडेस लगेगा? रुक जाओ, 31 मार्च 14 को कितनी थी? 200 करोड़, पर 31 मार्च 15 को तुम्हारी हो गई 300 करोड़। 15 को सबसे पहली बात, फेज 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है? फेज 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 अप्रैल 16 से। और फेज 2 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 17 से। ये फेज 1 और ये फेज 2। अब मैं आपको बोल रहा हूं 31 मार्च 14 में आपकी 200 करोड़ थी, क्या आपकी नेटवर्थ फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। फिर आपने चेक किया 31 मार्च 15 को, अभी भी आपके कोई ईयर स्टार्ट नहीं हुए ना, यहां पर आपकी नेटवर्थ कितनी हो गई? मान लो 300 छोड़ो, अगर यहां पर आपकी हो गई 550, आप फेज 1 में आ जाओगे, क्योंकि फेज 1 में अभी टाइम बचा हुआ और आपने नेटवर्थ को छू लिया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 31 मार्च 14 या 14 के बाद की जो भी नेटवर्थ टच होगी तो उसके लिए आपका ये फेज 1 या फेज 2 हो जाएगा। अब मान लो 550 नहीं था, 300 था, क्या तुम फेज 1 में आ रहे हो? पर तुम फेज 2 में तो आ रहे हो,
आई बात समझ में कि नहीं? फिर 31 मार्च 16, अभी भी देखो फेज 1 स्टार्ट होगा जस्ट अगले डेट पे। 16 को तुम्हारी नेटवर्थ हो गई 501 करोड़। बोलो क्या एप्लीकेबल है, फेज 1 की फेज 2? फेज 1। तो 31 मार्च 14 और 14 के बाद वाली कोई भी डेट पर अगर तुम्हारा 500 से ऊपर टच हो गया तो हम फेज 1 में ही आओगे। पर अगर मान लो यहां पर तुम्हारी आ गई, यहां पर है मान लो 400 करोड़, अब क्या? अब तो शॉर्ट फेज 2 कुछ भी हो जाए। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे आपको चेक करना है अपना फेज 1 फेज 2। क्लियर हुआ मेरी बात? तो 31 मार्च 2014 और द फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विच एंड्स आफ्टर 31 मार्च 14। तो 14 की डेट या फिर 14 के बाद जो भी पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे उस डेट पर आप देखते जाओगे। बात समझ में आएगी नहीं? नेटवर्थ में सर क्या क्या आता है ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेटवर्थ में आता है ये सब। ये कहां से लिया गया है? ये आपके कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन से लिया गया है। नेटवर्थ लिया गया है आपकी कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, शायद आपको बताया गया होगा कंपनीज एक्ट में। तो सेक्शन 2 में नेटवर्थ की जो डेफिनेशन है वही ली गई है। क्या क्या? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं। नहीं किसी को पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्ड रिवैल्यू करते तो रिवैल्यू करने पर जो हमारा प्रॉफिट होता है अनरियलाइज गेन होता है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस एक्यूमुलेट मतलब अगर कंपनी लॉसेस 4-5 साल से कर रही है तो वो लॉसेस का बैलेंस, माइनस डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो माइनस कर देंगे। एक्सक्लूडिंग रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी राइट ऑफ कर लिया वो तो ठीक है जो पीएनएल में किया है, बट अगर आपने अलग से किया है डेप्रिसिएशन राइट ऑफ अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको लिख दो आप अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको छोड़कर, अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन को छोड़कर। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ बेटा? तो कितने फेज वाइज एप्लीकेबिलिटी है इंडियस की? 2 फेज वाइज एप्लीकेबल है ना? देयर आर 2 फेजेस। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक इंडियन कंपनी हो, आपके ऊपर इंडेस लग रहा है, आपकी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में है, क्या उसके ऊपर भी इंडेस लगेगा? क्या उसके ऊपर भी इंडेस लगना चाहिए? फॉरेन कंपनी भले आपकी सब्सिडरी है, वो बेचारी फॉरेन में बैठी है, वो फॉरेन कंट्री में बैठी है, तो उसके ऊपर फॉरेन कंट्री मतलब उस कंट्री के स्टैंडर्ड लगेंगे। उसके ऊपर इंडिया ये नहीं बोल सकता नहीं तेरे को वो लगाना पड़ेगा। तो फॉरेन सब्सिडरी अगर आपकी है तो फॉरेन सब्सिडरी तो वहीं के स्टैंडर्ड अप्लाई करेगी, पर जब फॉरेन सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मर्ज किया जाएगा इंडिया में, कंसोलिडेट किया जाएगा, तो कंसोलिडेशन के लिए उसके ऊपर क्या लगेगा? इंडेस लगेगा। बाकी उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंडेस नहीं लगेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर? ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये 2 पॉइंट्स। अच्छा, इंडेस एक बार अप्लाई हो गया 500 करोड़ की नेटवर्थ के अकॉर्डिंग या 250 करोड़ की नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, फिर हमेशा के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि आप हर साल की नेटवर्थ चेक करोगे। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में आपकी नेटवर्थ थी तो आपने इंडेस लगा लिया, अगले साल में आपने बोला सर मेरी नेटवर्थ तो नीचे आ गई पूरी की पूरी, अब मैं इंडेस ना लगाऊं, ऐसा नहीं। इंडेस वंस एप्लीकेबल शैल ऑलवेज बी अप्लाइड फॉर द क्यूमुलेटिव ईयर्स, सब्सिक्वेंट ईयर्स। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि चॉइस है, चॉइस नहीं है। बोलो बेटा क्लियर? एक और बात, इंडेस अगर लगेगा आपके ऊपर तो आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के ऊपर लगेगा। ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट क्या होते हैं? जब आपकी कोई अपनी सब्सिडरी के साथ अकाउंट्स को मर्ज करके बनाते हो तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट और पी&एल मर्ज करके बनाते हो। और जब आप अपने खुद के इंडिविजुअल बनाते हो तो स्टैंड अलोन बोलते हैं। स्टैंड अलोन का दूसरा नाम होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, मेरी कंपनी तो 31 मार्च 14 को तो थी नहीं, मैंने तो अपनी नई कंपनी बनाई है 31 मार्च 14 के बाद, मैं क्या करूं? तुम 31 मार्च 14 के बाद जो भी तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी वहां की नेटवर्क देख लेना। आया समझ में कि नहीं? तो ये वाला पॉइंट है, ये सेकंड नंबर पॉइंट। क्लियर? सो गाइस, दिस वाज बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, जो तुमसे शायद पूछा जाए। मैंने ऊपर क्या बताया था तुम्हें, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? बैंक्स, इंश्योरेंस और एनबीएफसी, क्योंकि उनके ऊपर अलग से अप्लाई किया गया है, अलग से नोटिफिकेशन आ गया था उनके ऊपर।
उनके ऊपर नोटिफिकेशन किस डेट को आया था? 18 जनवरी 2016। सर ये नोटिफिकेशन डेट याद रखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, ये याद रखना जरूरी नहीं है। इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी का क्या फंडा है? इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी का फंडा कुछ इस तरीके से है कि यहां पर एनबीएफसीज आपके सामने दिख रहा है, हाँ, और यहां कमर्शियल बैंक्स आपको दिख रहा होगा। मतलब ये जो पहला वाला कॉलम है वो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और दूसरा वाला एनबीएफसीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, तो इनके ऊपर 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल है। इसमें एक काम करो, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, मैंने बुक में वो डाला नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2020 से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। उसके बाद बैंक्स के ऊपर लिख दो 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। और जो ये लिख रहे हैं ना आपको ऑल इंडिया टर्म लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर 1 अप्रैल 18। अब डेट्स अलग अलग हो चुकी हैं, अभी रिसेंटली कुछ नोटिफिकेशंस आए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। और एनबीएफसीज का बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आप एनबीएफसी का एक बार पढ़ो, आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो फेज 1 फेज 2 की तरह ही है, एक बार पढ़ के देखो। क्या है? सेम वैसा ही है, 500 करोड़ या 500 करोड़ से नीचे या फिर ऊपर, वही है फेज 1 फेज 2। क्लियर है? कब से एप्लीकेबल होगा? अगर उनकी 500 करोड़ या उससे ऊपर है तो 1 अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स, और अगर 500 करोड़ से नीचे पर 250 करोड़ या उससे ऊपर है, या फिर अनलिस्टेड कंपनी है 250 करोड़ से ऊपर या लिस्टेड है तो 250 से नीचे भी चलेगा, तो उनके ऊपर कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 19, ठीक है। इनके ऊपर वॉलंटरी एडॉप्शन नहीं है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि वॉलंटरी कर सकते हैं, ये लोग वॉलंटरी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। चलिए मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हुआ आपको? इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी। इंड एएस क्या है? बेसिकली इंड एएस आर दोज स्टैंडर्ड्स विच आर कन्वर्ज्ड फ्रॉम आईएफआरएस। कन्वर्ज मतलब कन्वर्ट जो किए गए आईएफआरएस से। आईएफआरएस क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, आईएफआरएस, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इंडिया ने भी वैसे ही स्टैंडर्ड बनाए, बट उन्होंने नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? इंड एएस। और उस स्टैंडर्ड को आईएफआरएस के साथ कंपेयर जब किया जाएगा तो सिर्फ 10 से 12 चेंजेस हैं, बाकी सारे स्टैंडर्ड वही हैं इंटरनेशनली। क्या एएस और इंड एएस में फर्क है? द आंसर इज यस। दोनों में से अच्छे कौन से? इंड एएस ऑब्वियसली। तो एएस और इंड एएस में कितना फर्क है? इतना फर्क है, मतलब बहुत अच्छा खासा फर्क है, ठीक है। बट एएस पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं जब फाइनल में तुम लोग आओगे तो तुम्हें लगेगा, फील आएगा कि यस हमें कुछ तो आता है बॉस। और इंडियस तुम्हें जब बेसिक से पढ़ाया जाएगा तो बोलोगे हाँ इस टाइप का था, अच्छा अब पहले हमने ये पढ़ा था तो अब ऐसा होगा, तो दिमाग चलना शुरू होगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए, एक और चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में, दैट इज ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या है? ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का फंडा क्या है? इंड एएस हो गया, जितना करना था समझना था। बात कर रहे हैं अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। जैसे अभी अपन ने इंड एएस देखा एप्लीकेबिलिटी, अब एएस की एप्लीकेबिलिटी क्या है? एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या है क्या नहीं है वो समझे। उससे पहले आप जानते हो एएस 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं? 29 तक हैं। कितने हैं? 29।
1 से लेकर 29, 30, 31, 32 थे, पर वो रिकमेंडेटरी थे, वो मैंडेटरी कब हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं। तो इसीलिए कहां तक गिना जाता है? 1 से लेकर 29 तक। ठीक है। अब बहुत सारे एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे ऐसे हैं जो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर रेलेवेंट ही नहीं है। कुछ कुछ छोटी छोटी कंपनीज बेचारी, उनको वो अगर एएस लगाएंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 1 से लेकर 29 तक, उसमें AS 8 नहीं है। AS 8 तो है ही नहीं, कोई डिलीट हो चुका है। मतलब 1 से लेकर 7, फिर 9 से लेकर है आपके। ठीक है ना। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से ना कुछ कंपनीज को लेवल 1 कैटेगरी में रखा गया और बोला गया कि लेवल 1 कंपनी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगी। वो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज को लेवल 2 में रखा गया, उनको बोला गया कि तुम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करोगे पर कुछ को छोड़कर। जैसे मान लो तुम AS 15 अप्लाई मत करो, या AS 15 का कुछ कुछ प्रोविजंस अप्लाई मत करो। तो मतलब लेवल 2 कंपनीज को कुछ कुछ एक्सेप्शन दिए गए। और एक तीसरा बनाया गया लेवल 3, उनको बोला गया तुम कुछ ही बस अप्लाई करो, बाकी मत करो। आया समझ में कि नहीं? क्लियर बेटा? तो ये आपके सामने है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। दिख रहा है आपको? लेवल 1, लेवल 1 किसमें किसमें एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, लेवल 1 पढ़ ले पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म्स और वगैरह वगैरह, विच फॉल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। एनी वन को हाईलाइट कर देना। एनी वन विच फॉल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड एज लेवल 1 एंटिटीज। मतलब अकाउंटिंग ईयर एंड पे जो किसी भी कैटेगरी में फुलफिल हो जाएंगी। क्या है? पढ़ लो। पहला क्या है? एंटिटीज हुज इक्विटी डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अब मैं इसमें एक बात बोलूं, जैसे हम इंड एस पढ़ के आए तो टेक्निकली इस पॉइंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचा, क्योंकि अगर कोई कंपनी लिस्टेड होगी तो उसके ऊपर तो इंड एस आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सोचो कितना इररिलेवेंट पॉइंट आपके सिलेबस में डाला गया है। इररिलेवेंट, जिस वाला कभी जिंदगी में पेपर में नहीं पूछा जाएगा। भाई जो कंपनी लिस्ट हो गई या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? इंड एस। दूसरा पढ़ो, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर एंटिटीज कैरिंग इन द इंश्योरेंस बिजनेस। क्या करना है? कट। क्यों? इंड एस आएगा उस पर। तो आया समझ में कि नहीं? चलो अब पढ़ो। अब ठीक है, अब पढ़ो क्या है? ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, हेयर अदर इनकम इज टू बी इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। हाँ, अगर मेरा पिछले साल टर्नओवर 50 करोड़ था, टर्नओवर में अदर इनकम नहीं आएगी, तो इस साल में मैं क्या माना जाऊंगा? मैं लेवल 1 एंटिटी माना जाऊंगा। क्या माना जाऊंगा बेटा? तो लेवल 1 में आने के लिए टर्नओवर कितना चाहिए? 50 करोड़ या उससे ऊपर। ठीक है। दूसरा पढ़ो, ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज बोरोइंग्स मतलब जितने उन्होंने लोन लिए, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉ में पढ़ा होगा पब्लिक डिपॉजिट्स, इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ये एट एनी टाइम का क्या रिलेवेंस है? मान लो पिछले साल मैंने 11 करोड़ का लोन लिया था, पर जस्ट दो महीने बाद मैंने 2 करोड़ का लोन चुका दिया। अब कितना बचा? 9 करोड़। क्या लिखा है? एट एनी टाइम। क्या किसी भी टाइम मैंने 10 करोड़ को क्रॉस किया था? क्या 10 या उसको क्रॉस किया गया, मैं लेवल 1 हो गया। चाहे एक दिन के लिए भी मैंने लोन लिया हो और मेरा 10 करोड़ या उससे ऊपर क्रॉस हो गया होगा, तो मैं किस में आ जाऊंगा बेटा? लेवल 1 में। अच्छा, ये दोनों एंड है कि और है? टर्नओवर और बोरोइंग एंड है कि और है? मतलब बीच में और डालना है कि बीच में एंड डालना है? और, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? एनी वन। मैंने आपको हाईलाइट करवाया था। एनी वन मतलब तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है,
पर तुम्हारी बोरिंग 10 करोड़ से ऊपर है तो भी तुम क्या माने जाओगे, लेवल 1। समझ आया? और लास्ट में क्या लिखा है, सब्सिडरी और होल्डिंग एंटिटीज ऑफ एनी ऑफ द अबव। अगर मतलब 50 करोड़ की एंटिटी के ऊपर अगर लेवल 1 हो गई तो जो इसकी जितनी भी सब्सिडरीज और होल्डिंग होगी वो अपने आप क्या बन जाएंगी, लेवल 1 बन जाएंगी। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर में अगर पूछा गया ना तो ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर में अगर इन्होंने अगर पूछा ही तो आपसे इंडेस वाला कंटेंट ज़्यादा पूछेंगे, इसके आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इंडेस के आने के बाद इसका रेलेवेंस लगभग खत्म सा हो गया, क्योंकि ये पिक्चर क्लियर हो गई कि अब इंडेस किसके ऊपर लगेगा, तो जिसके ऊपर इंडेस नहीं लगेगा वो डेफिनेटली एस लगेंगे। लेवल 2 एंटिटीज। अब लेवल 2 पढ़ो और मुझे समझाओ कि लेवल 2 क्या है। यस, क्या है लेवल 2? टर्नओवर जिनका पिछले साल 50 करोड़ से कम है बट अबाउट 10 करोड़, 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर है बट 50 करोड़ से नीचे है, तो वो किस में आ जाएगा? अब लेवल 1 और लेवल 2 को अलग अलग क्यों रखा गया है? लेवल 1 मतलब जिसके ऊपर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, लेवल 2 मतलब जिनके ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट सम, कुछ छोड़कर या कुछ के प्रोविजन छोड़कर एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बोरिंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, उसमें क्या था? एक्सीड 10 करोड़। यहां लेस देन 10 करोड़ बट एक्सीड्स 1 करोड़ एट एनी टाइम। एट एनी टाइम, क्लियर? बोलो बेटा, क्लियर? यहां एट एनी टाइम रहेगा, सॉरी ये नहीं, यहां लिखा हुआ है 1 करोड़ डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। और होल्डिंग सब्सिडरी, बेटा क्लियर है कि नहीं? अब लेवल 3 क्या है? जो 1 और 2 नहीं है, मतलब जिनके ऊपर सिर्फ सिलेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही लगेंगे। इसका मतलब सोचो लेवल 1 में, लेवल 3 में कौन कौन आ गई? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से लेस है और जिसका बोरिंग 1 करोड़ से कम है ना? ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, कोई भी हो। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? ऊपर आपको जो मैंने ये पढ़ा है लेवल 1 लेवल 2, इसमें ऊपर क्या लिखा था? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब जो कंपनीज नहीं है, पर जो कंपनीज है उनका क्या? आ जाओ, जो कंपनीज हैं उनका क्या? उनके ऊपर उनको 2 हिस्सों में कवर किया गया है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और नॉन स्मॉल मीडियम कंपनीज, नॉन एसएमसी। अरे नॉन एसएमसी मतलब बड़ी वाली, और एसएमसी मतलब छोटी और मीडियम वाली। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? अब इसको पढ़ो, मजा आ जाएगा पढ़ के, सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा, पढ़ो इसके पॉइंट्स। एसएमसी में कौन सा आएगा? ऑब्वियसली पहले 2 पॉइंट्स कट। अगर सर आप ये कट करवा रहे तो आपने बुक में से क्यों नहीं काटे? मैं नहीं काट सकता क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में से नहीं काटा, इसलिए मैं अलग से बताता हूं कि ठीक है ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? ये 2 पॉइंट्स क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि इंडेस के अकॉर्डिंग अगर ये बातें हो रही हैं तो वो इंडेस लगेगा ऑब्वियसली उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर आते चलो, एंटिटीज हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ in the immediately preceding financial year, here other income is to be ignored. Does not exceed, ऐसी कोई भी एंटिटी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है तो उसको क्या बोला जाएगा? एसएमईस। इसका मतलब नॉन एसएमई क्या बोला जाएगा? नॉन एसएमई क्या बोला जाएगा? जिनका 50 करोड़ से एक्सीड करेगा। ये तो वही हो गया लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो लेवल 1 था वो नॉन एसएमई है। तो सर ये अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज है। कॉर्पोरेट एंटिटीज कौन सी? जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। और नॉन कॉर्पोरेट कौन सी? जो पार्टनरशिप फॉर्म हो है, जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स हैं, वो सब।
अच्छा, सेम जिनकी बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स नॉट एक्सीड ₹10 crore एट एनी टाइम, ये तो वही हो गया लेवल 2 लेवल 3 वाला, ठीक है बेटा। और विच इज नॉट द होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज नॉट द स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। और इसका मतलब जो नॉन एसएमई होगा, मतलब जो एसएमई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा है, वो क्या माना जाएगा? नॉन एसएमई। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो ये क्या है? ये बिल्कुल एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि अल्टीमेटली हम क्या अभी पढ़ रहे हैं, ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं। अरे आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियरली समझ में आई कि नहीं? सो दिस वॉज बेसिकली द ओवरव्यू एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, राइट। आज की क्लास में हम अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कर रहे हैं। बिल्कुल ही बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, सबसे बेसिक्स में आता है ये, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या बात करता है? पहले स्टार्ट करने से पहले हर स्टैंडर्ड के बारे में पहले पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। बेटा, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके अलावा नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, इन्फो। व्हाट इज दिस नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इन्फो? जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो ये जरूरी है यूजर्स को पता लगना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक आइटम का एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कंपनी ने, उसके बारे में क्या क्या बताया है, कोई जो इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि फालतू फालतू चीजें बता दो, बट जो चीजें यूजर के लिए जानना जरूरी है वो पता होना जरूरी है उसको, तो उसको अपन डालते हैं नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कई सारी जगह पर पॉलिसीज लगानी पड़ती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं उसको। जैसे आप इन्वेंट्री को मेजर कर रहे हो तो आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो, ये आपकी एक पॉलिसी हो सकती है। आप कॉस्ट पे ना होके आप फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो, ये आपकी पॉलिसी हो सकती है। आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर कर सकते हो। अब कॉस्ट में आए तो कॉस्ट में आके कॉस्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, उसकी अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। फीफो टेक्निक से आप कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हो, आप वेटेड एवरेज टेक्निक से कॉस्ट को फाइंड आउट कर रहे हो। आप ना फीफो लगा रहे हो ना वेटेड एवरेज लगा रहे हो, आप रिटेल प्राइसिंग मेथड लगा रहे हो, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड लगा रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने कॉस्टिंग में अगर शायद पढ़ा हो, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी पॉलिसी अप्लाई करते हो, ये पता होना जरूरी है। चलो छोड़ो इन्वेंट्री का, दूसरी किसी की बात करते हैं। आप कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करते हो कि अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हो? ऑल्दो अक्रूवल ही करना होता है। अगर आप अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने अक्रूवल फॉलो नहीं किया है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग जगह पर अप्लाई की जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? उन अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है, सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहा हूं उसने किस पॉलिसीज के बेसिस पर अकाउंटिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, ताकि वो दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकें। हो सकता है आपकी पॉलिसी डिफरेंट है और दूसरी कंपनी की डिफरेंट है, और वो दोनों कंपनीज को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो मेरे लिए जरूरी है कि दोनों कंपनीज की मैं अकाउंटिंग पॉलिसी तो जान लूं क्या है। समझ में आया कि नहीं? उन अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर कैसे होगा, उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे चूज किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। एएस ये बताता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज कर सकते हो। डायरेक्ट ये नहीं बताता कि ये वाली चूज करो वो वाली चूज करो, वो तो उसके लिए तो दूसरे स्टैंडर्ड बैठे हैं। पर एएस बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आपको डिस्क्लोजर कहां पे करना है, वो सब बताता है। ठीक है, आइए all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should be disclosed, all सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करनी है।
अब यहां पर ऑल के साइड में क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनसिग्निफिकेंट नहीं, मतलब फालतू फालतू नहीं, मेजर अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको सिलेक्ट जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। सर ये पैरा 24 लिखा है, ये आपको पैरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, the disclosure of significant accounting policies as such should form part of the financial statements and the significant accounting policies should normally be disclosed in one place। हाँ, अब आप ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कहां डिस्क्लोज करोगे? तुम कहीं पर भी डिस्क्लोज करो, बस एक ही जगह पे डिस्क्लोज करो। ऐसा नहीं कि कुछ पॉलिसीज तुमने कहीं डिस्क्लोज कर दी, कुछ पॉलिसीज तुमने कहीं और करी, कहीं और करी, कहीं और करी, तुम एक जगह पे करो। उस एक जगह को हम यही बोलते हैं नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का जितना भी होगा, इसका एक पूरा स्टेटमेंट बनता है, पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। ये जो नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना आपको, इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? तो नोट्स एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन पे आप करोगे, और ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आप जहां डिस्क्लोज करोगे वो डॉक्यूमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होना चाहिए। मतलब वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आपको लगाना है, चिपकाना है, आपको इकट्ठा देना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अकॉर्डिंग टू AS1 देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सबको पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। ये क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस? जो बेसिक हर कंपनी फॉलो करती है, ऐसा यूजर अज्यूम करके चलता है। याद रखिएगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है? यूजर मान के चलेगा, यूजर मतलब जो तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है, वो सरकार भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकती है, वो एक शेयर होल्डर भी हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकता है, वो क्रेडिटर भी हो सकता है, वो डेटर भी हो सकता है। भाई मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ किसी भी तरीके से डील करना है, तो मैं बन गया यूजर, मैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा। मैं जब पढ़ूंगा, मैं मान के चलूंगा कि ये 3 बातें तुमने फॉलो की होंगी। कौन सी 3 बातें? GCA, जी मतलब गोइंग कंसर्न, C मतलब कंसिस्टेंसी, और अक्रूवल। नाउ व्हाट इज G, गोइंग कंसर्न मतलब क्या? मैं मान के चलूंगा कि भाई तेरा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। मैं तो तेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तेरी कंपनी के साथ डील कर रहा हूं। मान लो तूने मेरे साथ गुड्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल तक तू मुझसे गुड्स परचेज करेगा, क्रेडिट पर लेगा। अब मुझे पता हो कि यार तेरी कंपनी तो बंद होने वाली, तो मैं तेरे को गुड्स दूंगा क्या? नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि तेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मतलब तेरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, तू कम से कम आने वाले कुछ टाइम तक तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? मतलब तेरा बिजनेस बंद करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तेरा कस्टमर हूं, मैं तेरा क्रेडिटर हूं, मैं तेरा इन्वेस्टर हूं, मैं तेरे साथ कोई भी डीलिंग कर रहा हूं, तो मैं मान के चलूंगा कि तेरा बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा किसको मानना है? यूजर को। कंपनी को पता होना चाहिए कि यूजर ये मान के चल रहा है। अच्छा, दूसरा क्या? C, कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी? मैं मान के चलूंगा कि जो जो अकाउंटिंग पॉलिसी, जो जो क्लासिफिकेशंस तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछली बार किए थे, वही तुमने इस बार भी किए होंगे। मतलब तुमने अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल फॉलो की थी, तुम वही इस बार भी फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पर। तुमने एसेट और लायबिलिटी को जिस जिस क्लासिफिकेशन के में डाला था, अगर तुमने पिछली बार उसको नॉन करंट में डाला था, तो इस बार भी वो नॉन करंट ही होगी। जब तक तुम स्पेसिफिकली मुझे नहीं बताओगे, तो मैं मान के चलूंगा कि तुम्हारा वही का वही सेम पॉलिसी फॉलो हो रहा है, तुम्हारा वही का वही क्लासिफिकेशन फॉलो हो रहा है। और तीसरा क्या? तुम्हारी अकाउंटिंग कौन से बेसिस पर है? अक्रूवल। ये मैं मान के चलूंगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर तुमने ये तीनों को फॉलो नहीं किया है, तीनों में से किसी एक को फॉलो नहीं किया है, तो इसमें गलती मेरी नहीं है। तुम मुझे बताओगे तो तुम्हें एक सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बट अगर तुमने ये तीनों फॉलो किया है, तो तुम्हें डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं तो मान के ही चल रहा हूं। ठीक है? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटा? हाँ, if fundamental accounting assumptions are followed in the financial statements, specific disclosure is not required. ठीक है बेटा? If fundamental accounting assumption is not followed, the fact should be disclosed. The fact should be disclosed. आपको ये fact disclose करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो आप बताओगे कि हमने फॉलो नहीं किया है और क्यों नहीं किया है। इसमें लिख दो fact along with reasons. Along with reasons.
along with reasons. ठीक है बेटा? हाँ, मैंने फिर से बोल रहा हूं, AS1 ये नहीं बताता है कि कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी तुम्हें अडॉप्ट करनी है, उसके लिए बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैठे हैं। AS1 ये बताता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए तुम्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तुम्हें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। While selecting any accounting policy, following 3 principles should be considered. Following 3 principles should be considered. क्या क्या 3 principles हैं? पहला, substance over form. ये क्या होता है? सर जो एक्चुअली है उसको दिखाना, ना कि मतलब जो हमें लॉ कह रहा है। ओके, सर हायर परचेज एग्जांपल। हाँ क्या बोलो, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हायर परचेज सही था, आपने बोला तो सही, उसमें क्या एग्जाम्पल? अच्छा, जैसे हमने हायर परचेज जैसे मशीनरी हमने हाँ। की है, तो जो यूज़ कर रहा है वो एक्चुअली सर कुछ टाइम पीरियड के बाद जो जिसको हमने एक्चुअली में बाय किया है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। बट अकाउंटिंग ऐसा कह रहा है कि वो है आपका एसेट, तो आप उसको मतलब अपने बुक्स में ऐसा दिखाओ कि वो आपका एसेट आपने लीज पे दिया हुआ है, तो आप तो उसकी अकाउंटिंग करोगे। बट यूज़ एक्चुअली वो यूज़र कर रहा है जो वो खरीदने वाला है एट द एंड ऑफ द टेन्योर, उससे ये थोड़ा सा मिसमैच। ओके, इसको पूरा बोलते हैं सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, 2 फॉर्म होते हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म, एक लीगल फॉर्म। सब्सटेंस ओवर लीगल, लीगल के ऊपर क्या आएगा? सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब सच्चाई, लीगल मतलब लीगलिटी। एक पुराने जमाने का एक गाने का कुछ शब्द बोल रहा हूं, वो शायद तुम लोगों ने नहीं सुने होंगे। दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल है सच्चा चेहरा झूठा, चेहरे ने लाखों को लूटा। मतलब ये चेहरे देखकर रिलेशनशिप मत बनाओ, दिल देखकर रिलेशनशिप बनाओ। जिसका दिल सच्चा है, चाहे चेहरा कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चेहरे पे मत जाओ। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? कहने का मतलब ये, लीगलिटी क्या है उस पे मत जाओ, लीगलिटी के ऊपर सच्चाई कुछ और हो सकती है। आपने जो एग्जाम्पल लिया हायर परचेज और लीजेस का, मैं उसी को अच्छे से आपको बताता हूं। क्या हमारे भोपाल में BDA है, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, BDA, जिसके बहुत सारे मकान हैं। हाँ, बहुत सारे लोग BDA के मकान परचेज करके बहुत टाइम से रह रहे हैं। BDA कॉलोनीज हमने सुनी है, BDA कॉलोनी। हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ, हंस रहे हो अभी, BDA सुन के हंस रहे हो? सुना ही नहीं है? भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अरे नगर निगम, हाँ, तो उसी का पार्ट है ये बहन, पता नहीं क्या। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, BDA पता है क्या करती है? BDA क्या करती है, जैसे आप बहुत सारी जगह पे जाओगे तो BDA अपने प्लॉट्स सेल करता है, मकान सेल करता है। बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड से पूछना, कई सारे लोग आपके BDA कॉलोनीज में रहते हैं, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के कॉलोनी। क्या है ये? BDA एक्चुअली मकान और प्लॉट लीज पर देता है। किस पर देता है? 99 ईयर्स की लीज पर। लीज का मतलब होता है किराया। तो लीगली तो वो मकान और प्लॉट BDA ने तुम्हें किराए पर दिया, लीगली तो उसका ओनर BDA है, बट सच्चाई क्या है? 99 ईयर्स की लीज है यार, मतलब मैक्सिमम पीरियड कवर किया गया है। अब वो प्लॉट तुम्हें दे दिया गया, घर तुम्हें दे दिया गया, और उसमें एग्रीमेंट ये होता है कि तुम चाहो तो किसी और को भी दे सकते हो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? सर पर दिया तो लीज पे ना। BDA शुरू में ही आपसे इतना सारा पैसा ले लेता है कि पूरा वो साल भर का, पूरे लाइफ टाइम का किराया आपसे पहले से ही वसूल कर लेता है। अब आप उसको किसी और को बेचो तो वो लीज ट्रांसफर हो जाती है, BDA की परमिशन लेनी पड़ती है, पर लीज ट्रांसफर हो जाती है। प्लॉट बेचो, लीज ट्रांसफर हो जाती है। लीगलिटी क्या है? मकान किसके नाम पर? BDA के नाम पर। प्लॉट किसके नाम पर? BDA के नाम पर सच्चाई क्या है? सारे रिस्क, सारे रिवॉर्ड्स लाइफ टाइम तक तुम्हारे पास। तो सब्सटेंस क्या हुआ? हु इज द बेनिफिशियरी ओनर? हु इज द बेनिफिशियरी? यू, बिकॉज यू आर द यूजिंग। So who is the deemed owner of this property? You, not BDA. So who should disclose this asset? You have to disclose this asset, not the BDA. This is called substance over legal form. आई बात समझ में कि नहीं? जब मैं सब कुछ तेरे को दे रहा हूं, पूरे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तेरे को दे रहा हूं, तो फिर बात खत्म ना। तू अपनी बुक्स में एसेट बना। चल छोड़ BDA का एग्जाम्पल,
मैं कार लेके आ गया, कोई कार सुना है अभी नई मार्केट में कार आई है MG हेक्टर, हाँ बिल्कुल नया ब्रांड आया है, उसका पता है क्या पॉलिसी है? वो कार वाले बोल रहे हैं अब उनको कंपटीशन सहना पड़ रहा है, वो बोल रहे हैं कि आप हमसे कार ले लो और 3-4 साल बाद अगर आपको नहीं समझ में आए कार, हम ही आपसे कार परचेस कर लेंगे, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उसका 80% पर, इतनी गारंटी दे रहा है। ये एक MG हेक्टर नया ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है, वो बोल रहा है कि कार ले लो हमसे, नहीं समझ में आए हमें वापस कर देना। बेटा समझ में आएगी तो क्यों वापस करेंगे, मान लो क्योंकि वो मार्केट प्राइस का 80% आपको दे रहा है वापस, ठीक है ना, पर अगर मान लो वो कार अच्छी चल निकली फिर क्या होगा? आप तो चलाओगे ना उसको कार, पर ये एक ऑप्शन दे रहा है, ये एक ऑप्शन दे रहा है। अब मान लो मैंने वो MG हेक्टर कार परचेस किया 20 लाख का, और कार परचेस करके मैंने तुम्हें दे दिया, तुमने बोला सर मुझे लीज पे दे दो कार, मैंने ठीक है ले लो। कार की एक लाइफ कितनी होनी चाहिए? 10-12 ईयर्स। तुमने मुझे बोला सर मुझे ये कार 8 साल के लिए लीज पे चाहिए, मैंने ठीक है 8 साल तक ये तुम्हारी कार हुई, तुम मुझे किराया दोगे, इंश्योरेंस का पैसा तुम भरोगे, कल को कुछ डैमेज हुआ तुम्हारा नुकसान, कल को तुमने ठोकी तुम जेल में जाओगे, मैं नहीं। सारे रिस्क किसके हुए? तुम्हारे। सारे रिवॉर्ड्स किसके हुए? तुम्हारे। कब तक? 8 साल तक। लाइफ कितनी है? 10 साल। 10 साल में से मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने किसको ट्रांसफर कर दिए? तुम्हें। तो सच्चाई क्या है? हु इज द अल्टीमेट ओनर? यू। कार को कौन अपनी बुक्स में दिखाएगा? तुम। हु इज द लीगल ओनर? मी। लीगल टाइटल किसके पास है? मेरे पास। पर यहां पर मुझे पॉलिसी क्या अप्लाई करनी चाहिए? पॉलिसी मुझे अप्लाई करनी चाहिए कि मुझे कार सेल दिखाना चाहिए, ना कि किराए पर। दिस शुड बी माई अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अभी अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी चूज करो जहां पर सब्सटेंस और लीगल फॉर्म दिखे, जहां पर लीगलिटी पर ज्यादा ध्यान न देकर सब्सटेंस पर ज्यादा ध्यान दो। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरा क्या है? मटेरियलिटी। क्या होता है मटेरियलिटी? मटेरियल चीजों को डिस्क्लोज करो, इममटेरियल चीजों को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। अब ये सर कौन डिसाइड करेगा मटेरियल क्या और मटेरियल क्या नहीं? आप बताओ कैसे डिसाइड करोगे क्या मटेरियल है क्या नहीं? टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो 100-200 के खर्चे मटेरियल नहीं होते। और सबसे बेस्ट चीज, हाउ टू डिफाइन द मटेरियलिटी, क्योंकि तुम्हारे लिए मटेरियलिटी हो सकता है कुछ और हो, इसके लिए कुछ और हो। मटेरियल मतलब वो चीज जो किसी भी यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके। ऐसी कोई भी चीज which the company considers that it may affect your decision making, it may influence your decision। तुम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, क्या ये चीज डिस्क्लोज करने से या ना डिस्क्लोज करने से तुम्हारे डिसीजन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? द आंसर इज नहीं। तो ये मटेरियल नहीं है, भले वो 100-200 की ना हो, 100-200 करोड़ की हो। मटेरियलिटी का मतलब है जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। ये लिख लेना पॉइंट, which can affect or influence the decision making of the user, which can affect or influence the decision making of the user, उसको बोलते हैं मटेरियल। ये मटेरियल वर्ड हर कंपनी के लिए अलग अलग डिपेंड करता है, वेरिएबिलिटी है। मतलब तेरे लिए मटेरियल कुछ और होगा, मेरे लिए मटेरियल कुछ और होगा। तेरे लिए जो ये चीज इमटेरियल है, मेरे लिए वो चीज मटेरियल है। तो कंपनी को ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर सारे यूजर्स को कंसीडर करके चलें तो क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज इमटेरियल है, और मटेरियल चीजों को डिस्क्लोज करो। मटेरियल चीजों के बेसिस पर पॉलिसी बनाओ। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मटेरियल चीजों के बेसिस पर पॉलिसी बनाओ। किस किस के बेसिस पर? सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बेसिस पर, मटेरियलिटी के बेसिस पर। और तीसरा क्या है? पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखो कि तुम्हारी पॉलिसी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करे। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म अप्रोच, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ ना जाए। पर पता है अब ये है क्या, एक तो ना 11th-12th क्लास से ही, स्पेशली सीपीटी से, सीए फाउंडेशन से ही बच्चे के दिमाग में इतना प्रूडेंस भर दिया जाता है कि जब तुम तो सीए फाइनल में आओगे ना और तुम पढ़ोगे कि यार ऐसा ऐसा होता है, तो तुम बोलोगे सर ये तो प्रूडेंस में है ही नहीं, ऐसा क्यों? तो ये बोलता है कोशिश करके प्रूडेंस फॉलो करो, पर हर जगह प्रूडेंस लगाने की जरूरत नहीं है यार, हर जगह प्रूडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं तुम्हारी लाइफ का। हर जगह प्रूडेंस लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसीडर करके चलो प्रूडेंस। जैसे हमारे मम्मी डैडी सेविंग्स करते हैं हम बच्चों के लिए,
प्रूडेंस कि यार, और हमारे मम्मी डैडी कुछ एक बफर में पैसा रखते ही रखते हैं कि कल को जरूरत आन पड़ी तो क्या करेंगे, कल को अचानक से कुछ हो गया तो क्या करेंगे। और हमारे मम्मी डैडी हमारे फ्यूचर के लिए पैसा पहले से ही सेव करते जाते हैं। व्हाट इज दिस? प्रूडेंस। पर ये प्रूडेंस हर जगह नहीं लग सकता। अब अगर मैं सीए कर रहा हूं, मैं बोलूं मैं सीए कर रहा हूं पर प्रूडेंस, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा ऐसा सोच के चलूं, प्रूडेंस होता है ना वर्स्ट सिचुएशन, तो मैं सीए कर ही क्यों रहा हूं? मैं तो बल्कि उल्टा सोचूंगा ना, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा कुछ भी हो जाए। तो प्रूडेंस हर जगह फॉलो नहीं होता। इसका अकाउंटिंग का एग्जांपल सुनो। और एसएलएम का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? एसएलएम का स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप तुम्हें अभी थोड़ी पता, स्क्रैप कैसे निकलेगी? दी रहती है बहन, तू प्रैक्टिकल निकालेगी तो कैसे निकलेगी? तू ये अज्यूम करेगी कि मैं जब 10 साल बाद 12 साल बाद जब मैं ये एसेट को बेचूंगी तो मेरे को कितना पैसा मिल सकता है। क्या हुआ? एस्टिमेटेड स्क्रैप। तो टेक्निकली तो प्रूडेंस के खिलाफ हुआ। कितना पैसा मिल सकता है। प्रूडेंस क्या बोलता है? आने वाले लॉसेस की सोचो, एक्सपेंसेस की सोचो, इनफ्लोस की मत सोचो। तुम तो यहां इनफ्लोस का सोच रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स। तुम्हें यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ती है। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो तुमने कितना अज्यूम किया? मान कोई भी एसेट का तुमने कितना अज्यूम किया? 10 ईयर्स। जरूरी थोड़ी कि तुम 10 ईयर्स अज्यूम करो। तुमने किया 8 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या? ये प्रूडेंस के अगेंस्ट हो गया क्या? ये तो ज्यादा ईयर सोच रहा है। मतलब ज्यादा ईयर सोचने से क्या हम प्रूडेंस के अगेंस्ट हो जाएंगे क्या? तो इसका मतलब हर जगह प्रूडेंस नहीं लगता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसीलिए इंडिया एएस भी कहता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रूडेंस ही लगाओ, बट हाँ अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त प्रूडेंस का ध्यान रखो अगर हो सकता है तो। 3 बताइए, 3 चीजें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने के लिए? मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म और प्रूडेंस। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन अलग होते हैं और ये चीजें अलग होती हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या तुम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो अगर 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी 3 में से कोई कंडीशन? एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। तुम अकाउंटिंग पॉलिसी इसलिए बदल रहे हो क्योंकि किसी लॉ के कारण तुम्हें कोई दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। तुम्हें लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तुम्हें किसी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। जो लॉ तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज एक्ट, सेबी अगर एप्लीकेबल है तो, आरबीआई का एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो, बैंकिंग एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो तुम्हें पॉलिसी को फॉलो कर, तुम्हें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी अगर तुम उनके लॉ के खिलाफ जा रहे हो तो। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंस विद अकाउंट। तुम्हें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि ये पॉलिसी बेटर है और तुम अभी कोई दूसरी पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तो तुम किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। और तीसरा क्या है? ना तुम्हें किसी लॉ ने बोला, ना तुम्हें किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, बट तुम खुद मानते हो कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी अगर तुम चेंज करोगे तो तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू कंसिडर इट एज अ मोर अप्रोप्रिएट। आई बात समझ में कि नहीं? तीनों में से एक, तीनों में से एक, तीनों में से कोई एक। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? अब अगर मान लो तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो उसका इंपैक्ट तुम्हें डिस्क्लोज करना है। क्या करना है? डिस्क्लोज उसका इंपैक्ट, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। सर क्यों? यूजर को पता चलना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो पता तो चलना चाहिए कि तुम्हारे नेट प्रॉफिट में कितना फर्क पड़ा। तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया, कम हो गया, टर्नओवर बढ़ गया, कम हो गया, तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी पर, तुम्हारी नेटवर्थ पर क्या असर पड़ा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड or which is reasonably expected to have effect in the later period's financial statement, then the change should be disclosed. अगर तुम्हें लगता है कि करंट पीरियड में फर्क पड़ रहा है या करंट में न पड़ के आने वाले सालों में फर्क पड़ेगा तो तुम्हें ये बात आज ही बतानी है कि इसका इंपैक्ट आज पड़ रहा है कि अगले सालों में पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? और उस चेंज को आपको क्वांटिफाई करना है। क्वांटिफाई मतलब आपको बताना है कि कितने से चेंज हुआ, कितना अमाउंट का चेंज हुआ, क्वांटिफाई करना है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? नीचे चार्ट देखो, मटेरियल इन द करंट पीरियड, अमाउंट एसर्टेन्ड, अमाउंट नॉट एसर्टेन्ड। अमाउंट एसर्टेन्ड तो उसको डिस्क्लोज करो। अमाउंट अगर एसर्टेन्ड नहीं है, मतलब क्वांटिफाई नहीं हो सकता है, क्या फैक्ट?
कि ये बताओ कि हम अनेबल हैं, हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, बट इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। नॉट मटेरियल इन द करंट पीरियड बट एसेटेनेबल इन द लेटर पीरियड्स। आपको लगता है कि आज के लिए सही नहीं है बट आने वाले टाइम में रहेगा, तो ये फैक्ट भी आपको डिस्क्लोज करना है कि आने वाले टाइम में ये इसका इंपैक्ट पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर? एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं इसके रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको आईसीआई के मॉड्यूल से, आपको अपने साथ आईसीआई का मॉड्यूल भी रखना है, आईसीआई के मॉड्यूल से, और जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बुकलेट दूंगा नोट्स के लिए, वहाँ से मैं आपको अलग से कवर अप करवाऊंगा, राइट? सो आज का सेशन हम अब यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने सेशन में क्या क्या बात की? 3 बातें की। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, दूसरा ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, और तीसरा AS1। AS1 में हमने मेन क्या बातें डिस्कस की? सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करनी है, एट वन प्लेस डिस्क्लोज करनी है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन 3 होते हैं, CGA, ठीक है ना? उसके बाद फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त 3 बातों का ध्यान में रखना है, 3 बातों को ध्यान में रखना है, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, मटेरियलिटी और प्रूडेंस। उसके बाद आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो जब 3 में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो, या तो इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और स्टैच्यू, और रिक्वायर्ड बाय द एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फॉर द मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटर मत बोलना, अप्रोप्रिएट वर्ड बोलना, फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बेटर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, आप उसको मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन वर्ड लिखोगे, ठीक है? उसके बाद अगर आपको पता है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया है तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर में हो रहा है, तो आप उसको फैक्ट इंपैक्ट करंट ईयर का क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई नहीं हो सकता तो ये फैक्ट बता दो कि हम क्वांटिफाई करने में सक्षम नहीं है। अगर आपको पता है कि करंट ईयर में इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अगले सालों में इसका फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या करना है? तो आपको ये फैक्ट करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है कि इसका इंपैक्ट अगले सालों में कितने से पड़ सकता है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? चलिए, हम अगली क्लास में अगले सेशन में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है गाइस? चल, थैंक यू सो मच।